Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, the Muslim League. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में यहाँ तक जो भी कुछ आपकी सिलेबस में था वो सब हमने डिस्कस किया है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड है तो वो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो है द लखनऊ पैक्ट। तो बेटा आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है 1914 में और एंड होता है 1919 में। बेटा जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो हमारे इंडिया में बहुत ही गहन इंटेंस नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी। गांधी जी इंडिया आ चुके थे, पॉलिटिकली वो पूरा इन्वॉल्व हो चुके थे। तो इंटेंस नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी, मतलब राष्ट्रवाद की भावना एकदम चरम पे थी। कब? 14 से लेकर के 19 तक, जब क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और बेटा कुछ जो सोल्जर्स थे वो तो अंग्रेज़ों के साइड से वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ ही इसीलिए रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीत जाएंगे तो वो हमें आज़ादी दे देंगे। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि भाई हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर 1 में, और जैसे वो जीतेंगे हमें आज़ादी दे देंगे। तो बहुत सारी इवेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसे हुए कि जिनकी वजह से कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को ऐसा लगने लगा कि यार हमें साथ आ जाना चाहिए। तो बेटा कुछ इवेंट्स वॉर के टाइम ऐसे हुए, कुछ सेंटिमेंट ऐसे उस टाइम आए जो इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि लखनऊ पैक्ट साइन हो ही हो। ठीक है, सम इवेंट्स कुछ उस टाइम में जो प्रेवलेंट सेंटिमेंट्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, उन्हीं के वजह से साइन होता है लखनऊ पैक्ट। किस किस के बीच में बेटा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ऑल इन ऑल अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा लगने लगा था मतलब कि हम लोग साथ में आएंगे तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, और इसीलिए ये लोग लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं। कब? 1916 में। अब बेटा वन बाय वन हम वो सारे सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हम लखनऊ पैक्ट तक पहुँचे। अब मैं ये बोल दूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट साइन हो गया, तो आपको कैसे समझ में आएगा क्या बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो अब हम सारे सर्कमस्टांसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला था इंटरनेशनल इवेंट्स। तो बेटा 1912 और 13 में जो टर्की था, बेटा टर्की आज हमने इसको नाम दिया है, पहले ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, तो जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में था, क्योंकि जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे जिनको कंट्रोल किया हुआ था ऑटोमन एम्पायर ने, वो अपनी आज़ादी चाह रहे थे। उनका मतलब था कि जब पूरी वर्ल्ड में नेशन स्टेट्स बन रहे हैं तो हम क्रिश्चियन कंट्री होके एक इस्लामिक रूलर के अंदर में क्यों रहें, ऑटोमन एम्पायर हमें क्यों कंट्रोल करे। तो वो सारी की सारी कंट्रीज़, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, ये सारी कंट्रीज़ आपस में चाह रही थी कि हमें अब नेशन स्टेट बनना है, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर जाए। तो फिर से ध्यान से सुनो बेटा, 1912-13 में जो तुर्की का ऑटोमन एम्पायर था, इसको लड़ना पड़ रहा था बाल्कन पावर के साथ। अब बाल्कन पावर्स में मैं जितनी कंट्रीज़ का नाम ले रही हूँ, जितनी मुझे याद आती हैं, ये सब बाल्कन कंट्रीज़ हैं। कौन सी? क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, है ना, मैसिडोनिया, ग्रीस, नहीं मैसिडोनिया नहीं था शायद, ग्रीस, है ना, ये सब बाल्कन कंट्रीज़ थी। जब ये बाल्कन वॉर्स चल रहे थे, जब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो एंटी तुर्की थी, एंटी टर्की थी, है ना। आज जिसको हम टर्की बोलते हैं, पहले बेटा ये बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसको कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। तो ब्रिटिशर्स कभी भी टर्की के साथ नहीं थे, तुर्की के साथ में नहीं थे, है ना। जो सुल्तान थे तुर्की के, टर्की के, उन्हें कैलिफ कहा जाता था, खलीफा हिंदी में, जो रिलीजियस हेड होता था मुस्लिम्स का। हिंदी में तुर्की बोल रहे हैं, इंग्लिश में टर्की बोल रहे हैं, हिंदी में खलीफा बोल रहे हैं और इंग्लिश में कैलिफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी कि बाल्कन वॉर के टाइम वो एंटी टर्की थे और चाहते थे कि मुस्लिम रूल बाल्कन वाले एरिया से ख़त्म हो जाए। और कैलिफ कौन होता है बेटा? रिलीजियस हेड होता है मुस्लिम्स का।
ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम होते हैं वो कैलिफ के ऑर्डर को ही सुनते हैं। पर ये भी बात थी कि जितने भी मुस्लिम होली प्लेसेस थे वो सारे के सारे सिचुएटेड थे टर्किश एम्पायर में। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिश जो थे वो टर्की के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। तुर्की के अगेंस्ट में लड़ रहे थे कौन? ब्रिटिश। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसकी वजह से एक वेव चलती है प्रो टर्की एंड प्रो कैलिफ। ठीक है। अब इंडिया में रह रहे मुस्लिम, वैसे भी हम लोगों ने देखा है ना कि भाई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करेगा कि अपने रिलीजन को सपोर्ट करेगा? अपने रिलीजन को सपोर्ट करेगा। तो इंडिया में रह रहे जितने भी मुस्लिम उस टाइम में थे वो सब प्रो टर्की थे, प्रो कैलिफ थे और चाहते थे कि भाई खलीफा को जितना सपोर्ट हम कर सके उतना सपोर्ट करें। तो जो खिलाफत सेंटीमेंट था वो मुस्लिम्स के मन में था, एंटी ब्रिटिश फीलिंग उनके मन में आ रही थी। देखो, अंग्रेज़ों ने मुस्लिम्स के मन में ये डाल दिया था कि ये हिंदू राज्य बन जाएगा, आप लोग डोमिनेट होते रहोगे। पर यहाँ पर मुस्लिम को ये समझ में आने लगा कि भाई हमारे जो कैलिफ हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, तो हम ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में क्यों खड़े हों? तो यहाँ पर अब ऐसा मुस्लिम सोचने लगेंगे। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश वर प्रो क्रिश्चियन। ब्रिटिश क्या है? प्रो क्रिश्चियन है। ऑब्वियसली बात है, क्रिश्चियन थे तो प्रो क्रिश्चियन ही रहेंगे। एक धर्म अपने धर्म को ही सपोर्ट करेगा ना, दूसरे को क्यों करेगा? अब भारत का जो मुस्लिम है वो ऑब्वियसली बात है मुस्लिम भाइयों को ही सपोर्ट करेगा। भारत में रहने वाला क्रिश्चियन किसको ही सपोर्ट करेगा? ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई थी किसको? मुस्लिम्स को, कि जो ब्रिटिश हैं वो प्रो क्रिश्चियन है और एंटी मुस्लिम है। तो जो चेंज था किसके एटीट्यूड में? मुस्लिम्स के एटीट्यूड में अब आने लग गया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब वो ब्रिटिशर्स को उतना अच्छा नहीं मान रहे थे जितना थोड़े टाइम पहले वो समझने लग गए थे। और इसीलिए उन्हें लगने लग गया कि भैया कांग्रेस को ही सपोर्ट करना चाहिए और गेन करना चाहिए किसको? सेल्फ गवर्नमेंट। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो ऑल इन ऑल ये पैराग्राफ ये बोल रहा है, बेटा मैंने बहुत बड़ी कहानी बना दी कि 1912-13 में एक तरफ था टर्की और दूसरी तरफ था बाल्कन स्टेट्स। तो बाल्कन स्टेट और ऑटोमन एम्पायर के बीच की जो फाइट थी उसमें ब्रिटिशर्स बाल्कन पावर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स को और ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स तो प्रो क्रिश्चियन है, एंटी मुस्लिम है, तो बेटर है कि भाई हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करें। और इसी वजह जो इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स थे, वो जो मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम्स थे उनको लगने लगा कि बेटर है हम कांग्रेस को सपोर्ट करें और इंडिया के लिए क्या ले लें? सेल्फ गवर्नमेंट। फिर बेटा चलो, ये तो एक वर्ल्ड इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था। दूसरा, नेशनल इवेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हुए जिससे मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि भाई कांग्रेस के साथ रहने में ही भलाई है। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स उस टाइम में हुए बेटा जिन्होंने मुस्लिम लीग के एटीट्यूड को चेंज किया। पहला तो बेटा जो पार्टीशन था बंगाल का, वो क्या क्या किया था अंग्रेज़ों ने कि हम तुम्हारे लिए एक सेपरेट प्रोविंस बना रहे हैं, तुम लोग वहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशन चलाना, ये हिंदूज तुम्हें डोमिनेट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुस्लिम को लगा वाह वाह अंग्रेज़ कितने अच्छे हमारे लिए, कितना बढ़िया सोच रहे हैं। पर ये जो पार्टीशन था बंगाल का, इसे एन्यूल्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वापस ले लिया गया। अब मुस्लिम को समझ में आया भाई ये कुछ हमारे लिए नहीं कर रहे थे, सब इनके। बेटा दूसरा क्या हुआ, जितने भी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे, ठीक है, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स, ये वो लोग हैं बेटा जो डे वन से पाकिस्तान बन जाए, मुस्लिम के लिए अलग नेशन बन जाए, ऐसी कोई इच्छा इन लोगों की नहीं थी। तो जितने भी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे जैसे अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स दो भाई हैं बेटा, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई भी ऐसा नहीं चाहते थे कि यार हम अलग हो जाएं। तो इन लोगों को अब अपॉर्चुनिटी दिखने लगी कि भाई ये जो सेंटीमेंट अभी नेशन में चल रहा है इससे अच्छा है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को समझाएंगे कि देखो अंग्रेज़ तुम्हारा कोई भला नहीं चाहते हैं, तो ये लोग हमारी बात मान लेंगे। तो इस अवसर को देखते हुए, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेशनलिस्ट आइडिया को स्प्रेड करने के लिए जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे ये मुस्लिम्स के बीच में गए और वहाँ पर इन्होंने मोबिलाइज़ किया पब्लिक ओपिनियन को, किसके फेवर में? सेल्फ गवर्नमेंट के फेवर में, कि भाई आप अंग्रेज़ों की बातों पे विश्वास नहीं करो, भारत की आज़ादी की बात करो, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट मिले, इसके फेवर में अब ये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ कर रहे थे।
तीसरा क्या हुआ बेटा, पहला तो हमने देखा कि जो बंगाल डिवीज़न था उसे एन्यूल्ड कर लिया गया, कैंसिल कर लिया गया। दूसरा, मोहम्मद अली शौकत अली ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। अबुल कलाम आज़ाद ने सोचा कि अब हम इस बात को लेकर मुस्लिम्स के बीच में जाएंगे और उनको कहेंगे भाई भारत हमारा देश है, हमें इसकी आज़ादी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, तिलक को रिलीज़ कर दिया था बेटा 1914 में जेल से। तिलक को 6 साल जेल में रखा था अंग्रेज़ों ने बिना बात के। फाइनली हमने ये भी देखा, ये फाइनल रीज़न है, चौथा रीज़न, कि जो सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट था उसमें कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था। तो इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। बोलते ना कि जब दोनों परेशान हों, दोनों की परेशानी का कारण अंग्रेज हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा पास आ गए। तो चारों रीज़न याद रहेंगे। पहला, बंगाल के डिवीज़न का एन्यूल्ड हो जाना, कैंसिल हो जाना। दूसरा, मौलाना अबुल कलाम, फिर मोहम्मद अली शौकत अली का ये सोचना कि नहीं, हमको लोगों के बीच में जाना है और भारत की आज़ादी की बात करनी है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना है। तीसरा, तिलक को आज़ाद कर दिया गया था 1914 में। और चौथा, सेडिशियस मीटिंग एक्ट में मुस्लिम लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था। इस वजह से मुस्लिम और कांग्रेस ज़्यादा पास आ गए। थर्ड, चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। बेटा मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स पहले अलग हुआ करते थे, बाद में अलग हो गए, तो वही हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत में जो लीग थी उसका पूरा सपोर्ट था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इनका एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि भाई हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी हाल में सपोर्ट करना ही है। 1930 में क्या होता है, लीग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देती है और उसमें एक चीज़ को इंक्लूड करती है कि अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द एजेस ऑफ ब्रिटिश क्राउन। कि भैया अब हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, भले ही किसकी एजेस में चाहिए हो, किसकी प्रोटेक्शन में। ये जो वर्ड एजेस है इसका मतलब होता है हिंदी में संरक्षण और इंग्लिश में इसका सिनोनिम प्रोटेक्शन हो सकता है। तो अब लीग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और उसमें इंक्लूड किया सेल्फ गवर्नमेंट को अंडर द एजेस ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि भाई ब्रिटिश क्राउन के प्रोटेक्शन में ही हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। ऐसा बात किसने किया, मुस्लिम लीग ने। तो बेटा ब्रिटिश क्राउन के प्रोटेक्शन में सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करने लगी है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग अब इसी आदर्श पे काम कर रही थी कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट तो चाहिए। देयरफॉर इट अग्रीड विद द कांग्रेस टू हैव पॉलिटिकल गोल फॉर इंडिया। और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गोल समहाउ सेम होते जा रहे हैं, और इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी अग्री करती है कांग्रेस के साथ कि भाई कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गोल तो इंडिया के लिए होने ही चाहिए। तो बेटा अब धीरे धीरे इंटरेस्ट में जो यूनिटी आ रही थी, ऑब्जेक्टिव्स में जो यूनिटी आ रही थी, हमारे विचार एक हैं, हमारे उद्देश्य एक हैं, ये बात जो दोनों के बीच में चल रही थी ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसने दरवाज़ों को खोला कि भाई हमें अपने आपसी कॉपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, है ना। हमें वापस से साथ आ जाना चाहिए, किस किस को, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लाने के लिए। जब इंटरेस्ट सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे फिर अलग अलग काहे लड़ रहे हो अंग्रेजों से, साथ में मिलके लड़ो। बेटा अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि कांग्रेस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप बन जाता है अर्ली नेशनलिस्ट का, दूसरा ग्रुप बनता है असर्टिव नेशनलिस्ट का। तो जो एनी बेसेंट हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो रीयूनाइट कर दें टू विंग्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की जो दो विंग्स बन गई थी ना, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, इन दोनों को साथ में लाया जाए, ऐसी पूरी कोशिश की किसने, एनी बेसेंट ने। ठीक है, तिलक रीजॉइन द कांग्रेस इन 1916 और तिलक ने कांग्रेस को वापस से ज्वाइन कर लिया 1916 में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उन सारे इशूज़ को रिजॉल्व करने में, उन सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने में जो कांग्रेस और लीग के बीच में थे। बेटा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भी असर्टिव नेशनलिस्ट थे, उन्होंने रीजॉइन किया कांग्रेस को 1916 में, और फिर जितने भी इश्यूज़ जो मतभेद थे कांग्रेस और लीग के बीच में, उनको भी उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो अब सिर्फ बेटा
कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की जो दो अलग अलग विंग्स थी, अर्ली नेशनलिस्ट और रिजर्वेटिव नेशनलिस्ट, ये भी पास आ रहे हैं। बेटा मैं वीडियो आपके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप लोगों ने बोला इसके पहले वाला पार्ट सारा कुछ डिलीटेड है, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, कि भाई ये जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या सिग्निफिकेंस था। तो पहला तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो लीग और कांग्रेस का साथ आना था वो क्या दिखाता था बेटा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को दिखाता था। दोनों कम्युनिटी एग्री करती हैं, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कुछ कुछ एरियाज़ में, किसके लिए, कॉमन गुड के लिए, कि भाई थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, और हमारे कॉम्प्रोमाइज़ से हम दोनों ही कम्युनिटीज़ का बहुत फ़ायदा होने वाला है, हम दोनों का अच्छा होगा। जो कांग्रेस थी उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना ऑन इट्स सेक्युलर कैरेक्टर, और एक्सेप्ट किया किसको, सेपरेट इलेक्टोरेट को, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। पहले जहाँ सेक्युलर कैरेक्टर की बात करती थी वहाँ उसने बोला ठीक है हम मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन को और मेजॉरिटी रूल को। ठीक है कि भाई कंट्री में रूल वही करेगा जो इलेक्शंस में मेजॉरिटी से जीत के आएगा। तो एक तरफ कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात पे एग्री कर रही है, वहीं पर मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर रही है इलेक्शन के प्रिंसिपल को, मेजॉरिटी रूल को, है ना कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली बात है 80% हिंदू हैं तो हिंदू ही रूल करेंगे कंट्री पे। और बेटा इस पैक्ट की वजह से ही हिंदूज़ और मुस्लिम साथ काम कर रहे थे 1916 से लेकर के 1922 तक। तो इस रिज़ल्ट जो था इस पैक्ट का वो यही था कि हिंदू और मुस्लिम साथ आए, साथ मिलके काम करते रहे, कब तक, 1922 तक। देन यूनिटी विद इन द कांग्रेस। जो लखनऊ सेशन था उसमें हमने देखा कि लखनऊ पैक्ट साइन होता है, वहाँ पर हमने एक और यूनिटी को देखा असर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में। तो लखनऊ पैक्ट सिर्फ मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ही साथ नहीं लाया बेटा, असर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट को भी साथ में ले आया। जब सूरत सेशन हुआ था 1907 में तो ये दोनों ही विंग्स कांग्रेस की अलग अलग डायरेक्शन में काम करने लग गई थी, अलग हो गई थी, पर ये वापस से साथ में आ जाती हैं 1916 में। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है कांग्रेस में जब ये दोनों विंग साथ में आ जाती है। बेटा कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे लखनऊ सेशन के 1916 में, जिनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार, ये मेल है फीमेल नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे लखनऊ सेशन के टाइम पे 1916 में, उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इफ़ द यूनाइटेड कांग्रेस वॉज बरीड एट सूरत इट रीबॉर्न एट लखनऊ। उनका कहना ये था कि यूनाइटेड कांग्रेस बरी हो गई थी, दब गई थी, कहाँ पर, सूरत में, वो फिर से जन्मी है कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, अब यहाँ पर बरीड को आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि भाई वो यूनाइटेड कांग्रेस जो अलग अलग हो गई थी, टूट गई थी सूरत में, उसका पुनर्जन्म हो रहा है, रीबॉर्न हो रही है कहाँ पर, लखनऊ में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। जब यूनिटी बनी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में, अंग्रेज़ों की तो नींद खराब हो गई कि ओ राम ये क्या हो गया, जैसे तैसे तो ये डिवाइड हुए थे, कितनी कोशिश की थी हमने कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को दूर करने की, वापस साथ में आ गए। अर्ली नेशनलिस्ट असर्टिव नेशनलिस्ट वापस साथ में आ गए। अब वो तो सर पकड़ के बैठ गए थे बेटा, अब वो इस यूनिटी को थ्रेट की तरह, चेतावनी की तरह देख रहे थे। फिर उन्हें डर लगने लगा था कि भाई अब क्या होगा। Until now the government had been repressing the nationalist movement by using force। अब तक क्या कर रही थी बेटा सरकार, कि जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रही थी उनको सप्रेस कर रही थी फोर्स का यूज़ करके। द गवर्नमेंट नाउ हैड नो एक्सक्यूज़ फॉर डिलेइंग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब तो सरकार के पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बचा था कि मुस्लिम नहीं मान रहे, कि हिंदू नहीं मान रहे, कि असर्टिव नहीं मान रहे, कि नेशनलिस्ट नहीं मान रहे। मतलब अब तो कोई एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकती थी ना गवर्नमेंट। अब तो उसे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने ही थे एज सून एज पॉसिबल। अब
तक सरकार अपनी रिप्रेसिव साइकिल चला चला के नेशनलिस्ट मूवमेंट को फोर्स से पूरी तरह बंद कर देती थी, रिप्रेस कर देती थी, सप्रेस कर देती, पर अब सरकार के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है। अब उससे कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म लाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेसेसिटी टू पेसिफाई इंडियंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रहा तो जो लीडर्स थे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, उनका मानना ये था ये बिल्कुल सही मौका है। ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, हमारे इंडियन सोल्जर्स की हेल्प ले रहे हैं, है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी कंटिन्यू ही है। किसी को नहीं लगा था कि भाई ऐसा भी कोई युद्ध हो सकता है जो 5 साल चलेगा। तो जो लीडर्स थे कांग्रेस के और लीग के, वो प्रेशराइज़ कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स को लेकर के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आपको करने ही पड़ेंगे, आप इस डिमांड को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ब्रिटिशर्स को ये चाहिए कि इंडियंस उनके लॉयल बने रहें, उनको हेल्प करते रहें, तो उन्हें डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट थी उसके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि भाई इंडियंस को पैसिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1970 किया, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में बनेंगे उनके लिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सच में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इधर कुआ इधर खाई, इधर इंडियंस को बोल दें हम कुछ नहीं करेंगे तो ये अपना सपोर्ट खींच लेंगे, अभी हमको सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर उन लोगों को ठीक लगा कि हमें इंडियंस को पैसिफाई करना चाहिए। तो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1970 साइन किया और प्रॉमिस किया कि भाई हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे। किसके लिए? सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बने, इसके लिए धीरे धीरे हम काम करेंगे, इसलिए चलो हम डिक्लेरेशन आज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या ड्रॉबैक्स थे लखनऊ पैक्ट के। तो जो लखनऊ पैक्ट था बेटा, उसमें मासेस इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। मतलब कॉमन हिंदूज, कॉमन मुस्लिम्स, ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे। ये कन्फाइंड था सिर्फ एजुकेटेड रिच हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। एजुकेटेड हिंदूज़, एजुकेटेड मुस्लिम्स, रिच हिंदूज़, रिच मुस्लिम्स, इन लोगों के बीच की बात थी सिर्फ। जो कॉमन मास होती है ना, जिनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वो लोग तो जुड़ ही नहीं पाए थे इसके साथ। आई बात समझ में? चलो चलें आगे। बेटा दूसरा जो ड्रॉबैक था इस लखनऊ पैक्ट का, वो ये था कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सेपरेट इंटरेस्ट पे ज़्यादा जोर दिया गया। हिंदूज़ अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, मुस्लिम्स अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस थी उसने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया पॉलिटिकल यूनिटी के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को यस कर दिया, है ना। they thought that unity with the league would put more pressure on British government. लखनऊ पैक्ट साइन कांग्रेस ने इसलिए किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इसलिए मान ली कि भाई अगर हम साथ रहेंगे तो हम ब्रिटिशर्स पे ज़्यादा प्रेशर डाल पाएंगे और ब्रिटिशर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेशंस देंगे। तो ये बात आगे चलकर पाकिस्तान की डिमांड का रूप ले लेगी, इसका बीज यहीं से आया है बेटा, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कभी कांग्रेस को हाँ बोलना ही नहीं था, पर ठीक है उस टाइम जो सही था वो उन लोगों ने किया। और बेटा जैसे ही कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मुस्लिम्स के लिए हाँ किया, वैसे ही कांग्रेस का सेक्युलर कैरेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक बार आपका सेक्युलर कैरेक्टर ख़त्म हो गया, और वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर सारे मेजर रिलीजन हैं, इतने सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं और इतने सारे धर्मों के साथ आपको चलना है, जातियों के साथ आपको चलना है, तो मतलब आपने फ्यूचर का रास्ता बना लिया कम्युनल टेंशन्स के लिए। वे ऐसे ध्यान से सुनो, जैसे ही कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मानी मुस्लिम्स की, तो कांग्रेस का सेकुलर नेचर यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहीं पे कम्युनल टेंशन्स के लिए रास्ता बन गया कि भविष्य में भी ऐसी टेंशन्स आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट जो पैक्ट था वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देता था काउंसिल में, बहुत एक्सेस में। उनका जो प्रपोर्शन था टोटल पॉपुलेशन में, उससे कई गुना ज़्यादा काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिला इस पैक्ट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हमने अपना हिस्सा दिया बेटा उनको, है ना। तो ये जो पैक्ट था, इस पैक्ट के थ्रू मुस्लिम्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला काउंसिल में, इनकी पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन था उससे कहीं ज़्यादा। और बेटा
बेटा अब एक और प्रॉब्लम थी इस पैक्ट के साथ कि इसने कम्युनल वीटो दे दिया था लेजिस्लेशन में। अब कोई बिल जिसको कांग्रेस या मुस्लिम लीग ना चाहे, है ना, वो पास ही नहीं हो सकता था, क्योंकि कम्युनल वीटो में हुआ क्या, जब तक 3/4 मेंबर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी बिल को अपोज करेंगे, जब तक वो बिल पास होगा ही नहीं। द पैक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल वीटो इन लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन में कम्युनल वीटो की बात हो गई। कोई भी लेजिस्लेचर प्रोसीड ही नहीं कर सकता किसी बिल के साथ अगर किसी कम्युनिटी के 3/4 मेंबर उस बिल का अपोज कर दें तो। और बेटा ये जो लखनऊ पैक्ट था ना, ये टेम्पररी ट्रूस था। ट्रूस बोले तो युद्ध विराम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। जो मुस्लिम लीग थी उसे अभी भी सेपरेट एंटिटी जैसी दिल में फीलिंग थी कि भाई हमें तो सेपरेट ही रहना चाहिए, हमारी पहचान फलाना ढिमका। तो जो लखनऊ पैक्ट था वो टेम्पररी ट्रूस था। ट्रूस था मतलब युद्ध विराम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग को अभी भी चाहिए थी सेपरेट एंटिटी और एक कम्युनल आउटलुक तो था ही। वो हमेशा किसकी बातें करते थे, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करते थे और कहते थे मुस्लिम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हिंदू से तो अलग हैं। सो होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इजी भी था, है ना। तो जो लखनऊ पैक्ट था बेटा वो टेम्परेरी था। मुस्लिम लीग अपनी पहचान बनाए रखना चाहती थी, थोड़ा सा कम्युनल आउटलुक था और वो हमेशा कहती आई थी कि मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेपरेट हैं, अलग हैं हिंदूज से। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.